क्या हम लाइव हो चुके हैं एक बार बताएंगे? चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राज्य एवं शासन व्यवस्था ये दूसरी क्लास है। ठीक है, और पहली क्लास में हमने राज्य को जाना, हमने शासन व्यवस्था को जाना, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, सारी चीजों को, सारे पहलुओं को हमने बहुत अच्छे से समझा था। आपने अप्रिशिएट भी किया था उस क्लास को कि सर पहली बार हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया। देखो, जब आपका अप्रिशिएशन मिलता है, बड़ा स्वाभाविक है, तो एक स्वाभाविक खुशी होती है। मुझे भी मतलब पर्सनली अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है, मैं कुछ दे पाया, कुछ ऐसा दे पाया जिससे आपकी वैल्यू बढ़ी। ठीक है ना, एजुकेशन के स्तर पर कुछ नई चीज। ऐसे ही आज हम शासन प्रणालियों के विभिन्न स्वरूप पढ़ेंगे। राज्य क्या होता है, राज्य के अंग क्या होते हैं, देखिए शासन क्या होता है, शासन के अंग क्या होते हैं। आज हम विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सभी का स्वागत है, सभी लोग आ जाएंगे। अंजलि कह रही हैं कि पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की क्लास डेली चाहिए। अंजलि, ये पॉसिबल है नहीं मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे ठीक है तीनों क्लासेस लेनी पड़ेंगी, लेकिन वो फिर क्लास का टाइम एक एक घंटे हो जाएगा, एक एक घंटे। ठीक है, आप चिंता ना करो, सिलेबस आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत आराम से चल रहा है। ठीक है, आप कम से कम एक महीने पढ़ो तो सही। एक महीने जब आप पढ़ोगी तो आप पाएंगे कि आपके दो सब्जेक्ट आधे 50% या उससे ज्यादा कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपके दो सब्जेक्ट, कोई दो सब्जेक्ट 50% है उससे ज्यादा कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, आप ये पाएंगे। आप पढ़िए प्लीज, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप इस बारे में। चलिए, सुनीता जी हैं, सतीश कुमार हैं, और ठीक है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुस्कान जी हैं। हाँ जी। देखिए, ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी तो रोज आपकी चल ही रही है, आप दिमाग से सोचो। क्योंकि जो आपकी ज्योग्राफी चल रही है वहां पे रात को 8 बजे यूट्यूब पर, ठीक है, वो आपकी ज्योग्राफी ही तो है। ठीक है, तो वो डेली ही तो चल रही है वो आपकी ज्योग्राफी। बड़ा स्वाभाविक है। ठीक है, आपको ये समझना है। तो राज्य एवं शासन व्यवस्था और इसका दूसरा लेक्चर है। तो आज हम बात करेंगे शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार। शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार। विभिन्न प्रकार, ठीक है, चलो। हमें शासन प्रणालियों के बहुत सारे प्रकार देखने हैं आज, विभिन्न प्रकार देखने हैं। ठीक है तस्कीन जी, ठीक है, अब यहां पर फोकस करेंगे प्लीज। ठीक है, अब यहां पर पूरा कंसंट्रेशन करेंगे। ठीक है, इस क्लास में किसी का कंसंट्रेशन ठीक है भंग नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम बात करेंगे शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार। हमने शासन देख लिया था। शासन, शासन के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, और देखिए इनमें से विधायिका का काम होता है कि सर ये कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करने वाली या कानूनों के आधार पर शासन करने वाली, और न्यायपालिका कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली संस्था है। ठीक है, और आप प्राचीन से प्राचीन किसी भी शासन प्रणाली को देखिए। ठीक है, ये जो शासन के तीन अंग हैं, ये किसी ना किसी रूप में जरूर उपस्थित रहे होंगे। आप पुरानी से पुरानी किसी भी शासन प्रणाली को देखिएगा, शासन के ये तीन अंग ठीक है किसी ना किसी रूप में जरूर उपस्थित रहे होंगे। ठीक है, तो शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकारों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। शासन प्रणाली का पहला प्रकार क्या भैया? शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। ठीक है, ये देखो वर्गीकरण का आधार है, ये ध्यान समझना। ये वर्गीकरण का आधार है कि हमें शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार पढ़ना है। तो शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार में कि भाई जो शासक समूह है, ठीक है, जिन लोगों के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, तो उसमें कितने लोग शामिल हैं। तो शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। ठीक है, दूसरा है शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर।
स्रोत के आधार पर। ठीक है, आपके सिलेबस में ये सब लिखा हुआ है। ये शासन प्रणालियों के जितने भी मैं प्रकार बताऊंगा, ये बाई हेडिंग लिखी हुई है आपके सिलेबस में। ये बाई हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है, आपके सिलेबस में। चलो, ठीक है, ध्यान रखना। तो शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर, ठीक है, शासन की वैधता का स्रोत क्या है? शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर जी। इसके बाद तीसरा होगा कि वह शासन प्रणाली संविधान सम्मत है या नहीं। तो शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर, शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर कि वह शासन प्रणाली संविधान सम्मत है अथवा नहीं, तो शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर, सम्मत होने के आधार पर। अभी आपको कुछ नहीं पता चल रहा होगा, मुझे पता है। आधार पर अगला है कि भाई केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर। इसमें आपको समझना ज्यादा है। देखो, आप लोग मेंस भी लिखेंगे, ठीक है, और आप लोग देखो ग्रेजुएशन करके आए हैं, है ना, मेंस भी आप लोगों को लिखना है, ग्रेजुएशन करके आप लोग आए हैं। तो आप लोगों में इतनी व्यवहारिकता होनी चाहिए कि ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप उसे खुद भी अपनी भाषा में लिखते चले जाएं। देखो, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान क्या होती है, मैं समझाता जा रहा हूँ, उसके एक रफ नोट्स खुले हुए हैं, और जो भी मैं चला रहा हूँ, उन इनपुट्स को साथ साथ लिखते हुए चले जा रहे हैं, उन इनपुट्स को साथ साथ वो लिख रहे हैं। ये एक अच्छी पहचान होती है स्टूडेंट की। ठीक है, इसके बाद अगला वर्गीकरण का आधार है शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर, शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर वर्गीकरण का अगला आधार, शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। ठीक है, तो सर ये है शासन प्रणाली के विभिन्न प्रकार, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये है मेरे प्यारे बच्चे शासन प्रणाली के विभिन्न प्रकार जिनको आप देख रहे हैं। अभी जो शासन प्रणाली के विभिन्न प्रकार हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आधार पर हैं। ठीक है, मतलब इनमें वर्गीकरण के बहुत सारे आधार हैं, तो इसमें वर्गीकरण के बहुत सारे आधार हैं। शासक समूह में शामिल जो वर्गीकरण है, इसमें आधार बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो शासक समूह में शामिल बच्चे व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, तो सबसे पहले शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर देखें तो हम तीन भागों में बांटेंगे। राजतंत्र, ठीक है, या फिर आप बोलेंगे उसको तानाशाही तंत्र, ठीक है, मोनार्की, या फिर आप बोलेंगे डिक्टेटरशिप। तो राजतंत्र या तानाशाही तंत्र, दूसरा हो गया अल्पतंत्र या गुटतंत्र, जिसको ठीक है ओलिगार्की बोलेंगे, और तीसरा हो गया आपका डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर आप इसे तीन भागों में बांट देंगे। अभी मैं जो समझा रहा हूं चुपचाप समझते चले जाओ। ठीक, तीन भागों में आप इसे बांट दीजिए शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। सबसे पहले मैंने बताया कि राजतंत्र या तानाशाही तंत्र, तानाशाही तंत्र। दूसरा हो गया अल्पतंत्र या गुटतंत्र, अल्पतंत्र या गुटतंत्र। और तीसरा हो गया आपका लोकतंत्र। तो भाई शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर देखिए शासक समूह में कितने व्यक्ति शामिल हैं। भाई शासक समूह में कितने व्यक्ति शामिल हैं, इसके आधार पर आप इसको तीन भागों में बांटेंगे। शासक समूह में कितने व्यक्ति शामिल है, इसके आधार पर आप इसे तीन भागों में बांटेंगे। और वो जो तीन भागों में आप बांटेंगे वह है राजतंत्र या तानाशाही तंत्र, अल्पतंत्र या गुटतंत्र, अल्पतंत्र या गुटतंत्र। ठीक है,
और तीसरा होगा आपका लोकतंत्र। तीसरा होगा आपका लोकतंत्र। उम्मीद करता हूं कि भाई ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब शासन की वैधता के सोर्सेस के आधार पर कि शासन की वैधता का स्रोत क्या है, तो शासन की वैधता का स्रोत यदि धर्म है तो धर्मतंत्र। ये ध्यान रखना, शासन की वैधता का स्रोत यदि धर्म है तो धनतंत्र, शासन की वैधता का स्रोत यदि ताकत है, सत्ता है, शक्ति है, तो भैया जी हम बोलेंगे राजतंत्र। शासन की श्रोतता का जो आधार है बच्चे वो एक कुलीनवाद है, वो उच्च वर्ग या उच्च वर्ण के लोगों को देखिए सत्ता में आने का है तो उसको हम बोलेंगे कुलीन तंत्र। देखिए ये अभिजन तंत्र अरिस्टोक्रेसी। और यदि शासन की वैधता का स्रोत लोग हैं तो हम इसको बोलेंगे लोकतंत्र। शासन की वैधता का स्रोत यदि लोग हैं तो इसको बोलेंगे लोकतंत्र। अब शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर दो प्रकार हैं, एक संविधानवाद और दूसरा गैर संविधानवाद। ठीक है बच्चे, तो एक होगा संविधानवाद और दूसरा होगा गैर संविधानवाद। दूसरा होगा गैर संविधानवाद। अब केंद्र एवं राज्यों के बीच जो संबंध है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों के आधार पर तीन प्रकार की होगी है शासन व्यवस्था, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था। और एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। लेकिन अगर आप शासन प्रणाली का व्यवहारिक मूल्यांकन देखें, कई बार शासन प्रणाली का व्यवहारिक मूल्यांकन हो जाता है, विभिन्न प्रकार के शासन प्रणाली को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो कई बार इसको जैसे भीड़ तंत्र बोल दिया जाता है, शासन प्रणाली को मोवोक्रेसी, अधिकांशतः ये लोकतंत्र को बोला जाता है। और आपके सिलेबस में सीधे सीधे हेडिंग डली हुई है कि भाई लोकतंत्र को भीड़ तंत्र क्यों बोलेंगे, तो भीड़ तंत्र बोल दिया जाता है। कई बार इसको ठीक है धनतंत्र भी बोल दिया जाता है, धनतंत्र। कई बार इसको औसत तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औसत तंत्र बोला जाता है, भीड़ तंत्र बोला जाता है, धनतंत्र लिखेंगे आप। कई बार इसको देखिए लोकतंत्र को तो नहीं, लेकिन आप देखिए जो आपका राजतंत्र है उसको आप निरंकुश तंत्र बोल देते हैं। देखिए इसको आप क्या बोल देते हैं? इसको आप निरंकुश तंत्र बोल देते हैं। निरंकुश तंत्र बोला जाता है। कई बार निरंकुश तंत्र बोल दिया जाता है, पीठ तंत्र बोला जाता है, धन तंत्र बोला जाता है, औसत तंत्र बोला जाता है, निरंकुश तंत्र बोला जाता है। ठीक है, गुणतंत्र या योग्यता तंत्र। ठीक है, क्या आप गुणतंत्र या योग्यता तंत्र भी बोलते हैं? गुणतंत्र या योग्यता तंत्र भी बोलते हैं। कई बार आप औसत तंत्र भी बोल देते हैं बच्चे, औसत तंत्र भी। और कई बार आप वृद्ध तंत्र भी बोल देते हैं। ये शासन प्रणालियों का व्यवहारिक मूल्यांकन है। तो किस प्रकार की शासन प्रणाली को हम किस आधार पर पुकारेंगे, किस प्रकार की शासन प्रणाली को हम किस नाम से संबोधित करेंगे, देखिए ये है शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार। देखिए मैंने ये पूरा चार्ट आपका एक पेज पे बना दिया, पूरा चार्ट मैंने आपका एक पेज पे बना दिया। बस आपको मैं अब समझाता हुआ चला जाऊंगा कि भाई इसका आधार क्या है, ये बात मैं आपको बताता हुआ चला जाऊंगा। बहुत सारे हमें सुझाव मिल रहे हैं। एक सुझाव मूलचंद जी का है। मूलचंद जी का सुझाव है कि दोनों के बीच में एक आवर का मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी, और 3 दिन फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी चलेगा, तो बीच में एक आवर का लंच होना चाहिए। सही कह रहे हो मूलचंद? बेटा तुम्हें बैठे बैठे क्लास लेनी है, ठीक है, आराम से। तुम्हारा मास्टर 3 घंटे खड़े खड़े क्लास लेता है, केवल तुम्हारी क्लास नहीं देता, ठीक है, पीसीएस में पढ़ाता है, यूपीएसआई में तुम्हारा मास्टर पढ़ाता है, ठीक है ना, और भी बैचेस बीच बीच में तुम्हारे मास्टर को मिलते रहते हैं। सोच के देखिए। आइए, तो बस आप देखो इस पर एक दृष्टि डालो तब तक। देखो, और मुझे आप छोटी सी अनुमति दो,
कि मैं थोड़ी सी चाय पी लूं, है ना। जब तक आप दृष्टि डालेंगे, अभी बेटा समझाया ही क्या है, ठीक है, अभी समझाया ही क्या है, बस आपको समझो ये शासन प्रणाली के विभिन्न प्रकार हैं, इतना आपको समझना है बस। और ये कौन कौन से प्रकार है, इनके नाम आप देखो, बस इतना देखो। चलो मुन्ना, बीच बीच में पीता रहूंगा, चलते हैं, देखो ये है शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, शासन प्रणाली के विभिन्न प्रकार। अब ये जो मुन्ना शासन प्रणाली के विभिन्न प्रकार हैं, देखिए इसमें शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, इसमें इसमें शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, अगर शासक समूह में एक व्यक्ति शामिल है या कुछ व्यक्ति शामिल है या पूरी की पूरी जनता शामिल है, तो इसके आधार पर हम इसे बांटेंगे राजतंत्र या तानाशाही तंत्र, अल्पतंत्र या गुटतंत्र, लोकतंत्र। मतलब देखिए शासन कितने लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, इस आधार पर वर्गीकरण पहला किया गया है। तो भैया पहले वर्गीकरण का आधार क्या है, बताओ मूलचंद जी। पहले वर्गीकरण का आधार क्या है कि शासन कितने लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, शासन कितने लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, दैट इज अ वर्गीकरण का पहला आधार। बात समझ में आ रही है कि शासन कितने लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, शासन कितने लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। उम्मीद करूंगा कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, नंबर फर्स्ट, ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है तो राजतंत्र या तानाशाही तंत्र, दो, ठीक, दो या दो से अधिक अल्पतंत्र या लोकतंत्र, सबके द्वारा। अब शासन की वैधता, देखिए शासन की वैधता का मतलब है कि किन सोर्सेस से देखिए शासन को वैधता मिल रही है, वो कौन कौन से सोर्स हैं जिसके आधार पर शासन चलाया जा रहा है, वो सोर्स क्या है कि साहब जिसके आधार पर आप शासन चला रहे हो। तो इसमें धर्मतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, ठीक है। अच्छा, अब यह जो शासन प्रणाली है, एक जिसे आप चला रहे हो, ये संविधान सम्मत है क्या, ये देखिए एक निश्चित नियम और कानूनों के आधार पर शासन प्रणाली चलाई जा रही है अथवा नहीं, क्या ये निश्चित नियम और कानून के आधार पर चलाई जा रही है अथवा नहीं मेरे प्यारे बच्चे। तो संविधान सम्मत होने के आधार पर संविधानवाद और गैर संविधानवाद। इसके बाद जो केंद्र और राज्यों के बीच के आपसी संबंध है, केंद्र और राज्यों के बीच आपसी संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था बचे, इसके तीन आधार हैं, परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक। और फिर शासन प्रणाली का व्यवहारिक मूल्यांकन, मतलब कुछ लोग शासन प्रणाली पर तंज कसते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो वो जो व्यवहारिक मूल्यांकन है उसके आधार पर उसे भीड़ तंत्र, गुण तंत्र या धन तंत्र या औसत तंत्र या औसत तंत्र या विद्र तंत्र या फिर निरंकुश तंत्र कह दिया जाता है। देखिए क्लियर है। तो ये शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार हैं। देखिए और आपके पूरे सिलेबस में इससे फालतू कोई एक चीज नहीं है। देखिए अगर ये आपने समझ लिया तो लाइव जिंगा लाला, देखिए पूरा राज्य, देखिए शासन प्रणाली, आपका सब कुछ क्लियर हो गया। होगी चाय खत्म, ठीक है। आइए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे शासन प्रणाली बेटा, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के आधार पर सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे कि भाई केंद्र एवं प्रांतों के मध्य, या इसको आप राज्य भी बोलेंगे, प्रांत या राज्य भी बोलेंगे, संबंधों के आधार पर। ठीक है भैया, केंद्र एवं प्रांतों या राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली तीन प्रकार की, कन्फेडरल, परिसंघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, परिसंघात्मक शासन व्यवस्था, कन्फेडरल सिस्टम। दूसरी संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम।
और तीसरी एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। तो केंद्र और प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था, ये शासन प्रणाली तीन प्रकार की है, ठीक है। और वे जो तीन प्रकार की हैं, ये मैंने बताया, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। अब देखो समझो है क्या, ये शासन व्यवस्था स्थापित कैसे हुई, इन शासन व्यवस्था की नींव कैसे पड़ी, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए दो चीजें हैं, देखो एक तो है ये बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य, क्योंकि ये कोई शक्तिशाली राज्य है, राज्य का मतलब यहाँ देश से है मेरा, ठीक है। और उसके बराबर में कई छोटे छोटे राज्य हैं, उसके बराबर में कई छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है। तो एक तो शक्तिशाली राज्य है, उसके बराबर में कई छोटे छोटे राज्य हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब ये करता क्या है, क्योंकि ये शक्तिशाली है तो इसके पास संसाधन ज्यादा है, ठीक है। इसके पास सामरिक संसाधन ज्यादा है, आर्थिक संसाधन ज्यादा है इसके पास, ठीक है, बड़ा स्वाभाविक है। तो आमतौर पर ये कई बार इन छोटे छोटे देशों का, ठीक है, जो हित है, ठीक है, ये इनके हितों की अनदेखी करता है, इनके कई बार सीमाओं का अतिक्रमण करता है, ठीक है, कई बार इनकी सीमाओं का अतिक्रमण करता है, कई बार वह इन क्षेत्रों के जो संसाधन है, इन क्षेत्रों के संसाधनों का दोहन अपने हित में कर लेता है, कई बार इन देशों के संसाधनों का दोहन वह अपने हित में कर लेता है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ताकतवर है। जैसे आज की डेट में आप देखते हो ना चाइना, ठीक है, चाइना के आसपास जितने भी छोटे छोटे देश है, चाइना बेटा सबके, ठीक है, या तो बच्चे, ठीक है, समुद्री संसाधनों का दुरुपयोग करता है या फिर उनकी सीमाओं का अतिक्रमण करता है, ठीक है। रोज आए दिन वह पड़ोसी देशों पर आंख दिखाता रहता है, उनको धमकाता रहता है। तो ठीक वैसी स्थिति है, एक शक्तिशाली देश है, उसके बराबर में छोटे छोटे देश है, इन छोटे छोटे देशों के, ठीक है, हितों की अनदेखी हो रही है। ये जब चाहे तब बड़ा देश इनको आंख दिखाता है, लेकिन इनकी सीमाओं का अतिक्रमण इत्यादि, और ये सब कर रहा है। अब ये छोटे देश बेचारे बड़े परेशान है, एक बड़ी परेशान है। तो ये क्या करते हैं, एक शक्तिशाली देश के अगेंस्ट एकजुट होने के लिए एक संघ बना लेते हैं। ये कहते हैं बहुत हुआ, ठीक है, अब हम एक संघ बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक संघ बना लेते हैं। तो बच्चे या तो संघ ऐसे बनता है, या तो संघ ऐसे बनता है, या फिर संघ दूसरे प्रकार से बनता है। जैसे कई छोटे छोटे देश हैं, ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चल। बेटा कई छोटे छोटे देश है, अब इन छोटे छोटे देशों ने आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे ये कह रहा है कि मेरे पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, मेरे पास खनिज, प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक है, प्राकृतिक संसाधनों की मम्मी कसम मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो दूसरा देश कहता है कि मेरे पास तकनीक है, मेरे पास तकनीक है। तीसरा देश कहता है कि मेरे पास मानव संसाधन बहुत है, मेरे आदमियों की कोई कमी नहीं है, ठीक है, हम रोजाना भर भर के बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, हम मतलब हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेस खूब है, जितना चाहे आप उतना रिसोर्स लीजिए हमसे, कोई कमी नहीं है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की। चौथा देश कह रहा है कि भाई, ठीक है, हमारे जो विदेशी मतलब सॉरी, मतलब एक के पास एक ने कह दिया कि तकनीक अच्छी, एक ने कह दिया प्राकृतिक संसाधन, एक ने कह दिया मानव संसाधन, एक ने कह दिया कि हमारे पास खनिज बहुत अधिक मात्रा में है, खनिज बहुत अधिक मात्रा में है, ठीक है। कोई दूसरा कह दिया, ये कह रहा है कि साहब हमारे पास, ठीक है, रक्षा तकनीक बहुत अच्छी है। एक देश बोला है कि हमारे पास, ठीक है, औद्योगिक तकनीक बहुत अच्छी है, ऐसे करके। तो मतलब सभी देश है, छोटे 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 देश, ठीक है, कोई भी एक देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, सब, ठीक है, बेसिकली अपूर्ण है। लेकिन ठीक है, इन सबके पास अपनी अपनी क्वालिटी है, किसी के पास खनिज है, तकनीक है, किसी के पास मानव संसाधन है, किसी के पास प्राकृतिक संसाधन है, किसी के पास रक्षा है, किसी के पास उद्योग है। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये ऐसा करते हैं कि भाई, ऐसा करते हैं कि हम सब लोग मिलकर एक संघ ना बना लें, हम सब लोग मिलकर एक संघ बना लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग मिलकर एक संघ बना लेते हैं, तो अब सबका साथ सबका विकास, ठीक है, हम सब म्यूचुअली ग्रो करेंगे, सब म्यूचुअली ग्रो करेंगे, ठीक है। इसके पास प्राकृतिक, इसके पास मानव संसाधन, इसके पास तकनीक है बच्चे, जब हम सब एक हो जाएंगे तो बड़ा स्वाभाविक है हम म्यूचुअल ग्रो करेंगे, हम सबका समान रूप से विकास होगा। तो ये दो आवश्यकताओं के तहत बच्चे संघ बनता है। जो यूनियन बनता है, यूनियन दो कारणों से बनता है, दोनों कारण मैंने आपको बता दिए,
ठीक है, एक जो शक्तिशाली देश होता है, ठीक है, अब ये ध्यान रखना ये चीज मैं लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, आप अगर ये सोचे कि ये चीज मैं लिखाऊंगा, नहीं बेटा ये चीज नहीं लिखाऊंगा, बस आपको ये समझना है, ये डायग्राम आपको बनाना है। आप खुद से अपनी भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो एक शक्तिशाली देश है और ये बच्चे छोटे छोटे देश हैं, ये बेचारे छोटे छोटे देश हैं। तो छोटे छोटे देश इस शक्तिशाली देश को काउंटर करने के लिए या तो संघ बना लेते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में संघ कैसे बनता है बच्चे, कि सबके पास, ठीक है, अपने अपने संसाधन हैं, वो सब लोग मिलकर एक संघ बना लेते हैं इस वजह से, जिससे कि म्यूचुअली वो अपना विकास कर सकें, जिससे कि म्यूचुअली क्या कर सके, जिससे कि म्यूचुअली वो सब अपना विकास कर सके, म्यूचुअली सभी देश अपना विकास कर सके, तो इसलिए संघ बना लेते हैं। अब ये संघ बना, संघ दो तरह का होगा बच्चे, विकास कर सके। ये संघ दो तरह का होगा, कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये संघ दो तरह का कैसा होगा, ये संघ दो तरह का कैसा होगा, ये है मेल, ये फीमेल, फीमेल को थोड़ी पतली बनाते हैं, ठीक है। अब आप समझना, ये है मेल बच्चे और ये है फीमेल, दोनों वयस्क हैं, पूर्ण आयु योग्यता और क्षमता वाले व्यक्ति हैं, दोनों वयस्क हैं, पूर्ण आयु योग्यता क्षमता वाले व्यक्ति हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, ठीक है, पसंद करने लगते हैं। तो मेल फीमेल को, ठीक है, प्रेम प्रस्ताव भेजता है, प्रेम प्रस्ताव भेजता है, और वो प्रेम प्रस्ताव होता है एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कि मैं तुम्हारी, तुम मेरी आवश्यकताओं की, ठीक है, पूर्ति करोगी, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, तुम मेरी, ठीक है, यही होता है बच्चे। विवाह जैसी संस्था बनी या कोई भी सामाजिक रिश्ता व्यवहार बना, वो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बना है। तो उसने प्रेम प्रस्ताव भेजा मेल ने, फीमेल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, ठीक है। जैसे मेल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कमा कर लाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं मजदूरी करूंगा। तो फीमेल ने कहा कि मैं तुम्हारे कपड़े साफ करूंगी, बर्तन साफ करूंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर, लेकिन इनका ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये कुछ इस तरह से था कि जब हम चाहें तब एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जब हम चाहें तब एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आप लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट, कि जब चाहें तब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। देखिए, एक दूसरे की आवश्यकताओं की, एक दूसरे की दैहिक 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 दैविक भौतिक जो आवश्यकताएं पूर्ति करेंगे, ठीक है। लेकिन एक म्यूचुअली इनके बीच में एग्रीमेंट होगा कि भैया, ठीक है, जब भी ऐसा लगेगा कि हमारे विचार नहीं मिल रहे, जब भी ऐसा लगेगा कि दोनों के बीच में कोई तीसरा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दरार के, एक दूसरे से हम अलग हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक तो हो गया ऐसा एग्रीमेंट। दूसरा एग्रीमेंट कैसा हुआ, दूसरा एग्रीमेंट हुआ मैरिज का, दूसरा एग्रीमेंट हुआ मैरिज का, कि आओ हम तुम दोनों शादी कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, अब हम हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं, अब हम हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं। अब आप बताओ कि दोनों की तुलना में कौन सा रिश्ता ज्यादा मजबूत है, ये, क्योंकि यहां पर अब परिवार नाम की एक संस्था आ जाएगी कि अगर इनके बीच में डिस्प्यूट होते भी हैं तो परिवार का मुखिया इनको रिसॉल्व करा लेगा, ठीक है ना। ये 7 जन्मों तक जीने मरने की कसमें खाएंगे। तो ठीक वैसे ही आपको उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने समझाने का कोशिश किया कि दो प्रकार से संघ बने, एक ऐसा संघ बना, दूसरा ऐसा संघ बना। जब ये संघ बने तो संघ बनने के बाद बच्चे कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो प्रकार का, विभिन्न राज्यों ने आपस में एक दूसरे से एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये किया, पहला कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि राज्य जब चाहे तब, जब चाहे तब संघ से अलग हो सकते हैं, राज्य जब चाहे तब संघ से अलग हो सकते हैं। मेरी बात समझना सब लोग, राज्य जब चाहे तब मेरे प्यारे बच्चे संघ से अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जब राज्य जब चाहे तब संघ से अलग हो सकते हैं, तो राज्य का अस्तित्व तो बना रहेगा, क्योंकि राज्य तो अलग हो गए। अब वो जो लड़की अलग हो गई, लड़के से लड़का अलग हो गया, लड़की से, अब वो लड़की किसी और के साथ कल को आ जाएगी, लड़का किसी और के साथ कल को आ जाएगा, तो उनका अपना अस्तित्व तो बना रहेगा, ठीक है, वो थोड़ी नहीं खत्म हुआ। तो राज्य का अपना अस्तित्व तो बना रहेगा, अपना अस्तित्व तो रहेगा,
परंतु संघ नष्ट हो जाएगा, संघ खत्म हो जाएगा। राज्य का अपना अस्तित्व तो बना रहेगा, लेकिन बच्चे संघ नष्ट हो जाएगा। संघ नष्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो राज्य जब चाहे तब संघ से अलग हो सकता है। राज्य का अपना अस्तित्व तो बना रहेगा, लेकिन संघ एक नष्ट हो जाएगा। ये क्लियर है? दूसरा, अब यहां पर ध्यान देंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक बार संघ बन जाने के बाद, एक बार संघ बन जाने के बाद राज्य अलग नहीं हो सकते। राज्य अलग नहीं हो सकते। एक बार संघ बन जाने के बाद बेटा राज्य अलग नहीं हो सकते। ठीक है ना? मतलब संघ स्थायी है, स्थायी है। परंतु यहां पर क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। यहां पर बेटा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि एक दूसरे के कार्यों में कोई खाम का हस्तक्षेप नहीं करेगा, और यहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। मैं आपको समझाता हूं कि वो निष्पक्ष न्यायपालिका। देखो, आमतौर पर आपने देखा होगा, अब मैं आपको बताता हूं, आमतौर पर आपने देखा होगा कि जिन घरों के बुजुर्ग स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, मैंने दोनों चीज लिखा, स्वतंत्र और निष्पक्ष। जिन घरों के बुजुर्ग स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, अंजू मेरे प्यारे बच्चे आप इधर ध्यान दो, एक कमेंट मत करो, सुनो। तो जिन घर के बुजुर्ग स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष, दोनों शब्द का यूज किया है, वहां पर आमतौर पर जब पति और पत्नी के बीच के झगड़े होते भी है ना, तो वो बड़ी आसानी से सुलझा लिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पड़ोस में ही हस्बैंड वाइफ आपस में बड़ा एक दूसरे से झगड़ते थे, बड़ा एक दूसरे से। ठीक है, कई बार हस्बैंड वाइफ को, कई बार वाइफ हस्बैंड के साथ, और वो घर में होता ही है। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में भैया का भैया से मतभेद होता है, पति का पत्नी से होता है, दो बहनों का आपसी वैचारिक मतभेद होता है। ठीक है, तो मतभेद होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। जैसे कहा जाता है कि चार बर्तन है तो बजेंगे ही, खटकेंगे ही, वो वैचारिक मतभेद होगा। कई बार मेरे में और आप में भी वैचारिक मतभेद होगा। देखिए, ऐसा होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी होता है। लेकिन होता क्या है कि जिन घरों में ऐसा हो रहा है वैचारिक मतभेद, अगर बुजुर्ग शक्तिशाली है, ताकतवर और निष्पक्ष है, ठीक है ना, वह सत्य के खिलाफ नहीं बोलता, बल्कि असत्य के खिलाफ बोलता है। वह सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहता है, और इस आधार पर दोनों को डांटता है। तो उन घरों में कभी लड़ाई नहीं होती। जैसे, लेकिन मैंने बताया, मेरे घर के बराबर में एक घर है, पति पत्नी आमतौर पर कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता था। तो सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो सास ससुर थे वो पूरी तरह से निष्पक्ष थे। अगर लड़के की गलती होते थे तो लड़के को डांटते थे, बेवजह बहू को परेशान नहीं करते थे, और बहू की गलती होते थे तो बहू को भी डांटते थे, बहू को भी समझाते थे। ठीक है, तो इसलिए होता क्या था कि जितना प्यार वो लड़का अपने मम्मी पापा से करता था, उससे कहीं ज्यादा प्यार वो बहू, जो किसी और दूसरे घर की बेटी थी, वो अपने मम्मी पापा से, मतलब अपने सास ससुर से करती थी। ठीक है, आमतौर पर। तो जब घर के बुजुर्ग ताकतवर होते हैं ना, निष्पक्ष होते हैं, तो बच्चे वो घर को तोड़ने से बचा लेते हैं, घर नहीं टूट पाता। क्योंकि ऐसी स्थिति में वो कह देते हैं कि तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। ठीक है, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे, ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक महिला पुरुष। देखो, मैं और मेरी पत्नी, मान के चलिए हम दोनों ने कल को शादी की, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पत्नी ने कहा घर के काम मैं करूंगी, सुन लीजिए, ठीक है, खाना मैं बनाऊंगी, ठीक है, झाड़ू पोछा मैं लगाऊंगी, ठीक है, बर्तन इत्यादि मैं साफ करूंगी, ठीक है, और बच्चे का ख्याल मैं रखूंगी। दूसरा, सब्जी मार्केट से तुम लेकर आओगे, ठीक है, कोई भी बाहरी जितने भी कार्य हैं, ठीक, घर से बाहर जाने के, ठीक, वो सारे काम तुम करोगे। आय का अर्जन करना भी तुम्हारा काम है, और अच्छा खासा, ठीक, हमारा परिवार चले, ठीक, बहुत अच्छे से हम लोग अपने जीवन को चलाएं, बढ़िया से हमारा परिवार चले, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, ये तुमको सुनिश्चित करना है, चाहे तुमको कितनी भी मेहनत करेगी। मैंने कहा ठीक है, ओके।
ठीक है। अब इसके बाद मान के चलिए मैं कल को इतनी आय नहीं कमा पा रहा और मैं पत्नी से कह रहा हूं तुम भी नौकरी करो, तो तुरंत बुजुर्ग आदमी क्या बोलेंगे मेरे घर के कि नहीं ये गलत बात है, तुम ही कमाओ। ठीक है। अब कल को मेरी पत्नी कहने लगे कि आज मैं बहुत थक गई हूं, ऐसा करो, चलो वो बात अलग है कि आज मैं बहुत थक गई हूं, ऐसा करो कि तुम बर्तन साफ कर दो, तो वो किया जा सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बर्तन भी साफ किया जा सकता है, झाड़ू पोछा। लेकिन पत्नी कहे कि मुझसे नहीं होता रोज रोज ये, ठीक है, ऐसा है झाड़ू पोछा मैं लगाऊंगी, ठीक है, बर्तन अब रोज है ना तुम साफ करोगे, तो घर के बुजुर्ग कहेंगे नहीं बहू पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार देखिए ये जो दूसरी वाली व्यवस्था है इसमें अगर एक बार संघ बन जाए, ठीक है, राज्य मिलकर, राज्य आपस में मिलकर आपस में मिलकर यदि एक बार संघ बन जाने पर, या एक बार संघ बन जाता है तो उसके बाद बेटा राज्य अलग नहीं हो सकते। तो एक बार संघ की बन जाने पर फिर राज्य अलग नहीं हो सकते। तो इसके लिए राज्य अलग ना हो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए बच्चे, राज्यों के बीच में मतभेद पैदा ना हो, तो हम क्या करेंगे, शक्तियों का बंटवारा कर देंगे कि साहब ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ठीक है, और कोई भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब शक्तियों का बंटवारा कर देंगे तो कोई भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। यहां पर भी क्या है भैया, यहां पर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट है कि विभिन्न राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया, ठीक है। अब राज्यों ने संघ बनाया तो जब तक भैया उनकी आपस में एक दूसरे से पटरी खाती है, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है कि ब्रेकअप करना बड़ा आसान होता है, बस मैसेज करना होता है कि आज से मैं ब्रेकअप कर रही हूँ तुमसे, बात खत्म। अब ऐसे में जैसे लड़की को कोई पैसे वाला लड़का मिल गया, या कोई और सुंदर मिल गया, सुंदर तो नहीं, पैसे वाला मिलने पे आमतौर पे लड़कियां बोल देती है कि ठीक है, और फिर वो कमी गिनाने लगती है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। लड़की के समझ में आ गया, ठीक है, लड़का ने कहा कोई बात नहीं मेरी बहन, लेकिन बहन तो नहीं कहेगा, क्या कोई बात नहीं बेटा मैं समझ गया, वो भी किसी अपने दूसरे अवसर की तलाश में वो भी कोई देखने लग जाता है कि उसे भी कोई मिल जाए। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है कि राज्य जब चाहे तब संघ से अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो राज्य का अपना तो अस्तित्व रहेगा, परंतु संघ नष्ट हो जाएगा। राज्य का तो अपना अस्तित्व रहेगा, राज्य का पृथक, ठीक है, और राज्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, लेकिन संघ नष्ट हो जाएगा, संघ नहीं रहेगा। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में तो कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट है कब, जब राज्यों ने आपस में मिलकर संघ बनाया था। आ रही है बात समझ में? ये कॉन्ट्रैक्ट है कब, जब राज्यों ने मिलकर संघ बनाया था, राज्यों ने मिलकर आपसी समझौते के तहत संघ बनाया था। तहत संघ बनाया था, ठीक है। तो राज्यों ने मिलकर आपसी समझौते के तहत जब संघ बनाया था बच्चे, तो ये तब का कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात समझ में आ रही है? ये तब का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे प्यारे बच्चे, तब का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये दो प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको समझाया। जब बच्चे राज्य जब चाहे तब संघ से अलग हो जाए, और दूसरा भैया राज्य आपस में एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। अगर एक बार बेटा तुम कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो फिर तुमको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, यहाँ पर अलग होने का अधिकार नहीं है। मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है ना बच्चे? यहाँ पर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। अलग होने का अधिकार है, अधिकार है, ठीक है। यहां अधिकार नहीं है, यहां राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। अब सवाल पैदा होता है कि साहब बहुत हो गया, अब आप ये बताओ कि इनमें से कौन सी शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा समझा दो जिससे कि और क्लियर हो जाए, है ना? इसको थोड़ा सा समझा दो जिससे कि और क्लियर हो जाए। बहुत हो गया, खूब उदाहरण दे दिए, मजा भी आ गया, सब समझ गया। देखो बच्चे, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है इसको हम कहेंगे कि ये फेडरल है, ये संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये फेडरल सिस्टम है, ये संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसको क्या बोलेंगे हम, कि ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।
अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या बोलेंगे कि ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। प्लीज एक बार सब लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था है, और संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अगर एक बार राज्य बन गया तो फिर राज्यों को मतलब सॉरी एक बार संघ बन गया तो राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अब भारत कैसी शासन व्यवस्था है, चिंता ना करो, समझाएंगे। इतना समझाएंगे, इतना समझाएंगे कि तुम बेटा ठीक है, इस जिंदगी में तो छोड़ो, अगले जीवन में भी नहीं भूलोगे। इतना समझा देंगे, चिंता ना करो, ये सारी चीजें। मेरे प्यारे बच्चे, मुन्ना ये बात समझ में, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, बस इतना बड़ा कर दूं कि बाहर ना निकले। बहुत अच्छा, बाहर नहीं निकलेगा। अधिकार नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे? इस प्रकार की शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे भैया? ये तो इसको हम लोग कहेंगे ये परिसंघात्मक शासन व्यवस्था है। ये परिसंघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे कि इसमें संघ तो खत्म हो जाएगा लेकिन राज्य बने रहेंगे। राज्य कभी भी खत्म नहीं हो सकते भैया, इसमें संघ खत्म हो जाएगा लेकिन इसमें राज्य कभी भी खत्म नहीं हो सकते। संघ खत्म हो जाएगा लेकिन राज्य खत्म नहीं हो सकते, राज्य खत्म नहीं हो सकते। और इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, जल्दी से बताएंगे, तो हम बोलेंगे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि साहब ये अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होगा। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होगा ये। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होगा। ये बताइए समझ में सभी को, ठीक है। ये अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, ये विनाशी संघ मतलब इसमें बेटा राज्य अलग हो जाएंगे, संघ टूट जाएगा। कल को संघ था, आज नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, यहां पर हमेशा हमेशा के लिए संघ रहेगा। इसका एग्जाम्पल है यूएसएसआर, और इसका एग्जाम्पल है बच्चे यूएसए। देखो जब यूएसए बना था तब यूएसए भी एक परिसंघात्मक शासन व्यवस्था था। यूएसए बना था, यूएसए भी परिसंघात्मक शासन व्यवस्था था, वहां पर राज्य अलग हो सकते थे। लेकिन समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिए गए, न्यायपालिका के सुनाए गए निर्णयों ने ये बात प्रूव कर दी है कि जिन राज्यों से मिलकर यूएस बना है, यूनाइटेड स्टेट बना है, वो राज्य कभी अलग नहीं हो सकते, वो राज्य कभी। इसलिए यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इसलिए देखिए, अब ये दो प्रकार से बने हैं। ये तो ये बच्चे बने हैं कब, देखिए म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से, जिससे कि अपना विकास कर सकें, या फिर ये बने हैं बच्चे कि किसी शक्तिशाली देश के विरुद्ध एक संघ के तौर पर निर्मित हुए हैं। शक्तिशाली देश के विरुद्ध देखिए एक संघ के तौर पर देखिए विकसित हुए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे देश मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम हमारे कुछ विषयों पर, छोटे छोटे देश मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम एक संघ बनाएंगे और हमारे कुछ विषयों पर संघ प्रशासन करेगा। हमारे कुछ विषयों पर संघ प्रशासन करेगा, हमारे कुछ विषयों पर संघ प्रशासन करेगा। तो हम सब आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जिसमें हमारे विषयों पर संघ प्रशासन करेगा। कौन कौन से विषयों पर संघ प्रशासन करेगा? जैसे मैं बोल सकता हूं भैया, विदेशी संबंध, जैसे कि प्रतिरक्षा, जैसे कि संचार। तो ये कुछ विषय हो गए, विदेशी संबंध हो गया, प्रतिरक्षा, संचार हो गया। तो ये कुछ ऐसे विषय हो गए, लेकिन जिन विषयों पर संघ शासन करेगा। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे विषय हो गए जिन विषयों पर संघ प्रशासन करेगा। तो इन लोगों ने अपने कुछ विषय संघ को सौंप दिए, ठीक है। अपने अपने विषयों पर ये खुद प्रशासन कर रहे हैं, बाकी का कुछ विषयों पर संघ प्रशासन करेगा। तो ये ऐसे बना। ये कैसे बना? तो ये भैया म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से बना कि हम लोग मिलकर विकास कर सके। इसमें भी वही है कि कुछ विषय संघ को सौंप दिए, बाकी के अपने अपने विषयों पर ही स्वयं प्रशासन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया परिसंघात्मक शासन व्यवस्था, ये होगी संघात्मक शासन व्यवस्था। ये बात समझ में आई?
अब तीसरा होता है आपका एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम। एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है बच्चे, ये उन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, देखिए जिन देशों का क्षेत्रफल और आकार, देखिए और देखिए साथ ही जनसंख्या बहुत छोटी होती है, और जहां केंद्रीय प्रशासन ही संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को संभाल सकता है। जहां बेटा केंद्रीय प्रशासन ही संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को संभाल सकता है, ऐसे देश जिनका क्षेत्रफल और आकार बहुत छोटा होता है। राज्य होते भी हैं तो राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन संपूर्ण शक्तियां संघ के हाथ में निहित होती हैं। संघ जब चाहे तब वो किसी भी राज्य का क्षेत्र, किसी भी राज्य के नाम, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। संघ जब चाहे तब वह किसी भी राज्य का निर्माण कर सकता है। संघ जब चाहे तब किसी भी राज्य को समाप्त कर सकता है। आई बात समझ में? सोनी देवी, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू। रविकांत कह रहे हैं आज की क्लास पे राजनीतिक विचारक क्यों लिखा है? रविकांत तुम ठीक कर दो, अगर तुम ठीक कर सकते हो तो करवा देंगे भाई। देखिए यहाँ पे जो चीज समझाई जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे रविकांत का ध्यान नहीं है। हैं? ये किताबें पढ़ते चले जाओगे बेटा, बाल उड़ जाएंगे, ये समझ में नहीं आएगी ये शासन व्यवस्था। ठीक है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, और बोल भी रहे हैं आप सब लोग इस बात को, बोल भी रहे हैं। चलो एक कमेंट है ये, एक रूबी सिंह का। सर के सर अन्य प्लेटफॉर्म के अलग अलग टीचर्स पर आप अकेले ही भारी हैं। नहीं, ये कोई नहीं, ठीक है, कभी टीचर्स की कोई कंपैरिजन नहीं होती। ठीक है, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि इन सभी विषयों का अच्छा खासा ज्ञान है मुझे, ठीक है, और मैं समझाने की क्षमता रखता हूँ, ये बात हकीकत है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अलग अलग विषयों के जो अपने आप को विषय विशेषज्ञ कहते हैं वो बैठ जाएं और मैं बैठ जाऊं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं नॉन, ठीक है, आर्ट बैकग्राउंड का हूँ, नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का हूँ। ठीक है, मैं बीटेक मैंने किया है, तो मैंने इन विषयों पर बहुत अच्छी रिसर्च की है। फिर बाद में फिर मैंने एमए किया, फिर बाद में फिर मैंने नेट किया, वो बात की बात है। लेकिन शुरुआत में मैंने रिसर्च के इन विषयों को समझा कि अगर मैं इस टीचर बनता हूं तो मैं कैसे इनको समझा पाऊंगा, और यही है कि मैं एक एक पॉइंट को, ठीक है, आप जितना चाहो उतना एक्सप्लेन करके मैं समझा सकता हूं। पूनम, बेटा तुम गलत सोच रही हो, वो मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, वो मेरे स्टूडेंट है एक्चुअली, बस ये है। चलिए आइए, ठीक है, तो पूनम समझ में आई ये बात, क्लियर है बेटा? तो आज के बाद ये ध्यान रखना, कई लोग क्या होते हैं कि बेटा जिनको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, ठीक है, लाइव एक्सपोजर नहीं मिलता, जिनकी रील्स नहीं पड़ती, ये सब बातें, तो वो ठीक है बेचारे, ठीक है, सीमित रह जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता उनके बारे में, जिनकी सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह डल जाती हैं। ठीक है, लगता है आपको कि पता नहीं कितने बड़े टीचर हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। ठीक है, ओके। ठीक है, आइए, तो अब यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, एकात्मक शासन व्यवस्था किन देशों में पाई जाती है? ठीक है, जहां पर जिन देशों का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या बहुत कम है, और केंद्रीय प्रशासन ही संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालता है। केंद्रीय प्रशासन ही बेटा संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालता है, संभाल सकता है। ठीक है बच्चे, केंद्रीय प्रशासन ही,
संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा केंद्रीय प्रशासन ही संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल सकता है। तो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या बहुत कम होती है और केंद्रीय प्रशासन ही संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल सकता है। ठीक है ना? यदि राज्य होते भी हैं, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में यदि राज्य होते भी हैं तो उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। यदि राज्य होते भी हैं तो उनका कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता बच्चे, राज्य का। अगर राज्य होते भी हैं तो उनका किसी भी प्रकार का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ना ही उनकी कोई पृथक पहचान होती है, ना ही उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है ना? ऐसे राज्यों में केंद्र जब चाहे तब, केंद्र जब चाहे तब राज्य के नाम, चित्र और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। कर सकता है। ठीक है ना? चलो, केंद्र जब चाहे तब बेटा राम राज्य के नाम, चित्र और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ऐसी शासन व्यवस्था हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। चलो, मेरी प्यारी बहन पूनम जो थी, कोई बात नहीं पूनम बेटा, इट्स ओके। देखिए आपको क्या ही पता, देखिए क्योंकि आप लोग वो सोशल मीडिया वाली दुनिया देखते हैं ना। जी हाँ, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ बेटा, कई अध्यापक, ठीक है ना, जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, ठीक है ना। अब क्योंकि कोई बताता नहीं है, ठीक है, आज की डेट में गुरु का बोध किसी में नहीं है। कोई अध्यापक, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अध्यापक जिन्हें आप, ठीक है, कहते हैं कि वो जीएस के बहुत अच्छे अध्यापक है, बड़े अध्यापक है, ठीक है, उन्होंने बाकायदा मेरे वीडियोस देखे हैं, मेरे लेक्चर्स देखे हैं, वो पढ़े हैं मुझसे, उन्होंने, ठीक है, मेरे नोट्स बनाए हैं और वो पढ़ा रहे हैं। इसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी कभी ना किसी किसी का स्टूडेंट रहा हूंगा। ठीक है, तभी तो मैं अध्यापक बन पाया था, क्योंकि मैंने भी सीखा है। लेकिन बस ये है थोड़ा सा कि, देखिए जैसे मेरे जो अध्यापक रहे, मैं बोलता हूँ बड़े गर्व के साथ, और मैं जिनका अध्यापक नहीं रहा, और जिनका अध्यापक रहा हूं वो नहीं बोलते, ये थोड़ा सा है। चलिए ठीक है, अब ये देखेंगे बच्चे, ठीक है पूनम, मेरे प्यारे बच्चे इधर देखो सब लोग। देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? कि एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसे राज्यों में होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसे देशों में होती है बेटा जिनका क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत कम है, मतलब जिनका मुट्ठी भर का क्षेत्रफल है। तो ऐसे राज्य जिनका क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, और जिन राज्यों में केंद्रीय प्रशासन ही संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालता है ना। केंद्रीय प्रशासन ही संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रहा है। यदि राज्य होते भी हैं तो उनका ना तो कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ना उनका कोई महत्व होता है। राज्य होते भी हैं तो ना कोई स्वतंत्र अस्तित्व और ना ही उनका कोई महत्व। एक वो केवल इसलिए है बच्चे कि वो सामान्य प्रशासन संभालने, वो नाम मात्र की इकाइयां हैं। इसलिए केंद्र जब चाहे तब बेटा राज्य के नाम, चित्र, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। केंद्र जब चाहे तब बच्चे, ठीक है, राज्य का सृजन, ठीक है, अगर कोई राज्य नहीं है तो उस राज्य का निर्माण या राज्य की समाप्ति कर सकता है। केंद्र जब चाहे तब राज्य का सृजन या राज्य की समाप्ति कर सकता है, समाप्ति कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? बोलो बच्चे, इसको हम बोलेंगे विनाशी राज्यों का। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को बच्चे क्या बोलेंगे? बोलेंगे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ।
विनाशी राज्यों का विनाशी संघ इसको बोलेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था को। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें राज्य विनाशी है। केंद्र जब चाहे तब एक राज्यों को समाप्त कर सकता है, केंद्र जब चाहे तब राज्यों का निर्माण कर सकता है। राज्य विनाशी है लेकिन संघ अविनाशी है। संघ अविनाशी है, संघ का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल क्या है एकात्मक शासन व्यवस्था का? तो सर आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है मेरी बहन पूनम और बाकी के जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, देखिए विनू जी हैं, देखिए ललित यादव हैं। ललित यादव, आपने बेटा सिविल की तैयार पूछ रहे हैं, आपने कहाँ से की? बेटा मैंने एक बहुत बड़ी संस्थान से की थी जिसका नाम है निर्माण आईएएस। ठीक है, मुखर्जी नगर में मैंने वहां से तैयारी की थी। और वहां से तैयारी करने के उपरांत जो है सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मेरे अंदर एक ईगो भाव आ गया, एक अहम का भाव आ गया। ये मैं आपको समझाता हूँ कि मैं पहले से अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ के आया था ये ह्यूमैनिटी के सारे सब्जेक्ट मैं, ठीक है ना। अपनी वो भी जॉब भी करता था और साथ ही साथ जो है ना जब टाइम मिलता था तो एनसीईआरटी से सारे विषय पढ़ता था। जब मैंने शुरुआत में वहां पे फीस देके और क्लासेस ली उन गुरुजनों की, तो क्लासेस लेने के बाद मुझे लगा कि ये वही पढ़ा रहे हैं जो मुझ पे आता है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ही मैं क्लास लूं, क्या जरूरत है मुझे क्लास लेने की। ऐसा होता है, इंसान कई बार ये सोचता है कि अरे यार इनसे ज्यादा तो मुझ पे आता है ना, ऐसा कई बार सोच लेता है। या फिर एक्चुअली जो मुझ पे आता था वो से जब पढ़ाते थे तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि ये तो मुझसे पहले से ही आता है। और हुआ ये कि मैंने क्लासेस छोड़ दी, मैंने खुद से तैयारी करनी शुरू कर दी फीस देने के बाद भी। और मैं लगभग 2 ढाई 3 साल तक ऐसे ही भटकता रहा। लेकिन फिर जो उसके डायरेक्टर हैं ईडी सर, देखिए उनको याद था कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे, वो देखते थे कि वो बच्चा है कहाँ। उन्होंने मेरा नंबर निकलवाया, फोन नंबर, और फिर एक दिन कॉल किया, बेटा तू कहाँ भटक रहा है। फिर मैं उनके पास आया और मैंने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कोई बात नहीं, गलती आपको जब भी हो जाए, समझ में आ जाए और तभी आप माफी मांग लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है, सभी में क्षमा बोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं तू कर। देखिए तो ये कई बार हम गलतियां कर बैठते हैं अपने जीवन में और हमें पता नहीं होता। हम अपने आप को खासकर तब जब गुरु से बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, आज बहुत बातें हो गई। तो एकात्मक शासन व्यवस्था, इसको हम क्या कहेंगे? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहेंगे। और ये यूके में, यूके मीन्स बेटा इंग्लैंड, ब्रिटेन में इस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर मैं लिखता हूं कि भाई एक तरफ संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या पहचान है। जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है उनकी क्या क्या विशेषता, क्या क्या पहचान है। और जिन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है उनकी क्या क्या पहचान है। आज सभी रात 8 बजे वाली क्लास में आना। देखिए एक रात 8 बजे वाली क्लास की आदत डालो। आप सब लोग जिस तरह से आप 3:30 मतलब ये 3 और 4:30 बजे वाली क्लास लेते हैं, ऐसे ही 8 बजे वाली क्लास की भी आदत डालो। धीरे धीरे बच्चे वो जो है ना, लेकिन वो क्लास आपको समझ में अभी नहीं आ रहा लेकिन लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा। अपनी गुरु की बात आप भी मानो कि वो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब संघात्मक शासन व्यवस्था में बच्चे क्या है कि देखो संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होता है। सबसे बड़ी बात क्या है? लिखित संविधान होता है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण और बंटवारा होता है। बंटवारा होता है। इसमें सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार होते हैं। अधिकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखित संविधान होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। और न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायपालिका के पास बेटा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका होती है। दोहरी न्यायपालिका मतलब संघ की भी न्यायपालिका होगी जो संघीय विषयों पर न्याय करेगी, ठीक है ना, और प्रांतों की भी अपनी न्यायपालिका होगी। दोहरी नागरिकता होती है, केंद्र की भी नागरिकता होती है बच्चे और राज्यों की भी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता भी होती है। नागरिकता, देखिए शक्तियों का बंटवारा होता है। देखिए ये तो मैंने लिख दिया, शक्तियों का बंटवारा होता है।
संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची होती है। संघ और राज्य सूची होती है आमतौर पर इस प्रकार के संविधान में। इस प्रकार के संविधान में बच्चे संविधान संशोधन बहुत कठिन होता है करना। संविधान संशोधन करना बहुत ज्यादा कठिन होता है इस प्रकार की शासन व्यवस्था में, बहुत ज्यादा कठिन कठिन होता है। ठीक है, तो लिखित संविधान होता है, शक्तियों का पृथक्करण, सर्वोच्च एवं सदन न्यायपालिका, न्यायिक पुनरीक्षण, दोहरी न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, संघ और राज्य सूची का कॉन्सेप्ट होता है। संविधान संशोधन करना कठिन होता है और बच्चे प्रत्येक राज्य से समान प्रतिनिधित्व जाता है। ठीक है, जो वहां की राज्यसभा होती है, जो वहां के राज्यों का सदन होता है, कोई भी नाम हो राज्यों का सदन का, लेकिन जो भी राज्यों का सदन है मेरे प्यारे बच्चे, समान प्रतिनिधित्व जाएगा। जो भी राज्यों का सदन है, राज्यों के सदन से एक समान प्रतिनिधित्व। एक समान प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब एकात्मक शासन व्यवस्था, इसके बारे में हम बात करेंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें अलिखित एवं विकसित संविधान होता है। जैसे यूके में अलिखित एवं विकसित संविधान होता है। संविधान होते हैं। ठीक है, इसमें एकल नागरिकता होती है, केवल केंद्र की नागरिकता होती है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती मेरे प्यारे बच्चे। तो एकल नागरिकता होगी, मतलब केवल केंद्र की नागरिकता, आपको केंद्र के नाम से जाना जाएगा, राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं होगी। ठीक है, इरा खान। चलो, आप नहीं नंबर ले पाए थे। चलो, ये है नंबर मेरा 7409919906। ठीक है, आराम से नोट कर लो जिसके पास नहीं है। मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, प्लीज कॉल मत करना बेटा, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, दिन में 6 से 7 घंटे मेरी केवल क्लास होती हैं, तो इसलिए मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। हो सकता है 4 दिन 5 दिन भी लग जाएं, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, इसके अलावा आप टेलीग्राम पे, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर भी। ठीक है सर, तो इसमें अलिखित विकसित संविधान, एकल नागरिकता, केवल व केवल संघ की नागरिकता होगी। ठीक है, राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं होगी। यहाँ पर न्यायपालिका कमजोर होती है, कमजोर न्यायपालिका होती है इन देशों में। ठीक है, यहाँ पर संसदीय प्रभुता होती है, संसद की चलती है, न्यायपालिका कमजोर है और संसदीय प्रभुता का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ऐसे देशों में बच्चे संघ को अधिकार होता है, संघ को अधिकार होता है कि वह राज्यों के नाम, सीमा, चित्र में परिवर्तन कर सके। राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सके, संघ को पूरा अधिकार होता है बच्चे, राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करके, राज्यों में बेटा राज्यपालों की नियुक्ति करी जाती है केंद्र के द्वारा, जो कि केंद्र का प्रतिनिधि होता है, केंद्र द्वारा, जो कि केंद्र का प्रतिनिधि होता है। देखिए, ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन। देखिए, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी होता है ऐसे राज्यों में। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी होता है, विषयों पर कानून निर्मित करने का अधिकार होता है, बनाने का अधिकार होता है। ठीक है ना, और संविधान संशोधन करना बहुत सरल होता है ऐसे राज्यों में, ऐसे राज्यों में संविधान संशोधन करना सरल होता है। अब बेटा, भारत एक ऐसा देश है हमारा, भारत एक ऐसा देश है जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है। मतलब भारत में इन दोनों के गुण पाए जाएंगे, हमारे भारत में इन दोनों के गुण पाए जाएंगे। तो आप कहें सर कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, इस आधार पर अगर आप देखें कि सर भारत की शासन व्यवस्था कैसी है,
भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, इस आधार पे आप देखें तो मैं कहूंगा कि भारत की शासन व्यवस्था के बारे में बेटा ध्यान रखना कि संघात्मक शासन व्यवस्था है तो संघात्मक शासन व्यवस्था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी बोला है, बाबा साहेब ने बोला कि हम एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, परंतु एकात्मकता की ओर हमारा झुकाव है। क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा, परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। झुकाव है, ठीक है। तो भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, ठीक है बच्चे। और लेकिन एकात्मकता की ओर जो है उसका क्या है, झुकाव है। मेरी बात सभी को समझ में आई? एक बार बोलेंगे सब लोग, ये बात क्लियर हुई? ठीक है, बताओ यार जल्दी से बताओ, ये यहां तक किसी मेरे प्यारे छोटे बहन भाई को कोई इश्यू? ठीक है, ओके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्या बात है यार। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं, अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो, भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकाव है। मतलब देखिए, आमतौर पर भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक है, लेकिन भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के बहुत सारे तत्व हैं। अब देखो, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के कौन सारे तत्व हैं, मैं उन्हीं पर देखिए बच्चे टिक लगाऊंगा। भारत में लिखित संविधान है, भारत में शक्तियों का पृथक्करण है, भारत में सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायिक पुनरीक्षण है, लेकिन भारत में दोहरी न्यायपालिका नहीं है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में संघ राज्य सूची संवर्ती सूची है, भारत में संविधान संशोधन करना कठिन है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना कठिन है, भारत में राज्यों के सदन मतलब जो राज्यसभा है उसमें समान प्रतिनिधित्व नहीं है, असमान प्रतिनिधित्व है, तो ये भी भारत में नहीं है। भारत में वह कौन कौन से तत्व हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था के हैं? हमारे संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था के कौन कौन से तत्व हैं? तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, कमजोर न्यायपालिका नहीं है, हमारे यहाँ संसदीय प्रभुता भी नहीं है क्योंकि न्यायपालिका मजबूत है, राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में संसद को देखिए परिवर्तन करने का अधिकार है, इनफैक्ट वो है राज्यों को बदल भी सकती है, राज्यों को खत्म भी कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है, राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी है, और हमारे यहाँ कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान संशोधन करना सरल है। तो इसलिए बोला गया कि हमारी शासन व्यवस्था में कुछ प्रावधान तो संघात्मक शासन व्यवस्था के हैं और कुछ प्रावधान एकात्मक शासन व्यवस्था के हैं। तो इसलिए क्या बोला गया बच्चे, संघात्मक शासन व्यवस्था परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। देखिए, क्या होती है एकात्मक शासन व्यवस्था, क्या होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, क्या होती है संघात्मक, क्या होती है परिसंघात्मक शासन व्यवस्था, ये मैंने आपको बताया है ना। और किसको हम बोलेंगे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, किसको हम बोलेंगे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, किसको हम बोलेंगे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, और किसको हम बोलेंगे अविनाशी राज्यों का सॉरी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, किसको बोलेंगे? तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में आएंगे। तो अब जब शुरुआत में आएंगे तो यहां पर समझेंगे हमने ये समझ लिया परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था। अब देखो, शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, अगर शासक समूह में केवल एक व्यक्ति शामिल है, अब मैं इनको देखो लिखवाऊंगा नहीं, केवल समझाऊंगा। शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर अगर एक व्यक्ति शासक समूह में शामिल है तो वे राजतंत्र या तानाशाही तंत्र हो सकता है। बस एक बात ध्यान रखना, जब एक व्यक्ति के हाथों में शासन की सारी शक्तियां निहित हों, मतलब एक व्यक्ति ही विधायिका है, एक व्यक्ति ही कार्यपालिका है, एक व्यक्ति न्यायपालिका है, ये आईएएस में पूछा गया था 2019 में।
कि राजतंत्र किसे कहते हैं। तो जब एक ही व्यक्ति विधायिका है, एक ही व्यक्ति कार्यपालिका है, एक ही व्यक्ति न्यायपालिका, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है राजतंत्र है। जब शासन की सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित है, एक ही व्यक्ति के हाथों में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, राजतंत्र। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर राजतंत्र और तानाशाही तंत्र में अंतर क्या होता है। तानाशाही तंत्र में भी ऐसा ही है कि शासन की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में नहीं थे, वो तानाशाह है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में किम जोंग उन, जैसे कभी जर्मनी में हिटलर हुआ करता था, इटली में मुसोलिनी हुआ करता था, तो वो भी था बच्चे, ठीक है, तानाशाही शासन व्यवस्था। ठीक है, आप खुद लिखना है इसको, ठीक है ना, बस समझना, क्योंकि इतना नहीं लिखाऊंगा मैं, बड़ा स्वाभाविक है, ये मैं समझाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो लिखाना था, वो मैंने लिखा दिया, ठीक है, वो मैंने लिखा दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए समझना है ना जी। अब राजतंत्र और तानाशाही तंत्र में अंतर क्या है समझना। दोनों ही वंशानुगत होते हैं। जैसे किम जोंग उन जो है, उसके फादर, उसके पहले उसके फादर, तो सबसे पहले किम जोंग उनका जो दादा था, वह नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर बना था। दादा के बाद उसका पापा, उसके बाद अब वो है, उसके बाद फिर उसका बेटा बनेगा डिक्टेटर। दोनों ही वंशानुगत होते हैं। राजतंत्र में भी ऐसा ही होता है, आपने देखा था भी, आपने हर्यक वंश देखा भी, अरे बोलो देखा ना, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उसके बाद अनिरुद्ध, उसके बाद मुंडू, उसके बाद नागदशक, ये पूरा आपने देखा क्रम। तो दोनों ही वंशानुगत होते हैं, लेकिन दोनों की आम धारणा होती है। राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में जो सत्ता का स्रोत होता है वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है राजतंत्र में। तानाशाही तंत्र में सत्ता का स्रोत ताकत या शक्ति नहीं होती। ठीक है, तानाशाही तंत्र में सत्ता या शक्ति का जो स्रोत है वो कई बार बच्चे मान्यताएं और धारणा होती हैं। क्या होती हैं, मान्यताएं और धारणा होती हैं। जैसे कि जो इस कुल के लोग हैं, जो इस वंश के लोग हैं, केवल वही सत्ता संभालेंगे। तो एक मान्यता धारणा है कि भाई इस कुल के लोग, इस वंश के लोग ही केवल शक्ति या सत्ता संभालेंगे, अन्य कुल या अन्य वंश के लोगों को सत्ता संभालने का कोई अधिकार नहीं है, वो इस योग्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति तानाशाह बन जाता है। बड़ा भाई, जब एक ही वंश अथवा एक ही कुल के लोगों को आप राजा बनाएंगे, तो वो राजा, ठीक है, मतलब वो जो प्रशासक है, जो मुख्य प्रशासक है, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो हेड ऑफ स्टेट क्या बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा। उसको तानाशाह बनते देर नहीं लगेगी मेरे भाई, उसको तानाशाह बनते देर नहीं लगेगी, वो बन जाएगा तानाशाह। क्योंकि मान्यता है या रूढ़ी है या कोई प्रथा है जिसके आधार पर किसी एक व्यक्ति को आपने, देखिए, शासन के तीनों ही अंगों, शासन की तीनों ही शक्तियां, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सौंप दी। लेकिन जब कोई शक्ति या तलवार के दम पर, देखिए, तो राजतंत्र होता है। राजतंत्र में क्या है बच्चे, कि तख्ता पलट किया जा सकता है, लेकिन तानाशाही में भी किया जा सकता है। लेकिन राजतंत्र में आमतौर पर क्या होता है कि दूसरा राजा जब आपके राज्य पर आक्रमण कर दे, तो दूसरे राजा के द्वारा आपके राज्य पर आक्रमण किए जाने की स्थिति में, लेकिन दूसरे राजा के द्वारा आपके राज्य पर आक्रमण किए जाने की स्थिति में, ठीक है, वह आपको पराजित करेगा, आपकी हत्या कर देगा, और उसके बाद वह अपने राजवंश को स्थापित कर देगा। जैसा भी हुआ है, आपने देखा बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश, फिर आपने शिशुनाग वंश, फिर आपने देखा नंद वंश, ऐसा हुआ है ना, कि जो भी अंतिम शासक था उसकी हत्या करने के बाद अगला व्यक्ति, ठीक है, अपने राजवंश को स्थापित करके संस्थापक बन जाता है। इस तरह का हुआ है। तानाशाही तंत्र में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तख्ता पलट हो सकता है, कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, और किसी दूसरे कुल का व्यक्ति, देखिए, शासन व्यवस्था स्थापित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत अंतर है, उस मूलभूत अंतर को समझना कि राजतंत्र अच्छा हो सकता है। कई राजा ऐसे हुए जो अच्छे हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोक, लोक कल्याणकारी राजा थे। तो राजतंत्र अच्छा भी हो सकता है, राजतंत्र निरंकुश भी हो सकता है। राजतंत्र अच्छा भी हो सकता है, राजतंत्र लोक कल्याणकारी भी हो सकता है, राजतंत्र निरंकुश भी हो सकता है। लेकिन तानाशाही तंत्र कभी भी अच्छा नहीं होता। तानाशाही तंत्र में एक व्यक्ति की मनमानी चलती है, जिसमें तानाशाही तंत्र निरंकुश होता ही होता है। तानाशाही तंत्र निरंकुश होता ही होता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो जब बच्चे एक ही व्यक्ति के हाथों में शासन की सभी शक्तियां निहित हों, चलो मैं लिखता हूं, शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर बेटा, बस इस कॉन्सेप्ट को आप समझो और खुद अपनी भाषा में लिख लेना। इतने तो पढ़े लिखे सब लोग हो भाई, ग्रेजुएशन करके आए हो। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, और शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर अगर आप बात करें, तो राजतंत्र या तानाशाही तंत्र, दोनों में मैंने अंतर बता दिया।
दूसरा बच्चे अल्पतंत्र या गुणतंत्र। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे लोकतंत्र। देखो बस सिंपल सी बात है, जब शासन के तीनों अंग, शासन के कितने अंग है मेरे प्यारे बच्चे? तीन। कौन से? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब शासन के तीनों अंग किसी एक व्यक्ति में निहित हो, ठीक है, इन तीनों अंगों पर किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी, लेकिन जब शासन के तीन अंगों पर बच्चे किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल हो, राजतंत्र, तानाशाही तंत्र। अंतर क्या है राजतंत्र में? देखिए सत्ता का जो स्रोत है, देखिए वो क्या है बच्चे? शक्ति है। देखिए इसमें मान्यताएं, धारणाएं हैं। देखिए तानाशाही तंत्र में मान्यता, धारणाएं हैं बच्चे। तानाशाही तंत्र में शक्ति नहीं है। इसमें कोई इसलिए तानाशाह नहीं बना कि उसके पास में शक्ति है, ठीक है, मान्यता, धारणा। लेकिन मूल अंतर ये है कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये बुराई होगा, ये निरंकुश ही होगा। मूल अंतर ये है बस। ठीक है, जब बच्चे शासन के ये तीनों अंग जो हैं, ठीक है, जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जब शासन की इन तीनों अंगों की शक्तियां दो या अधिक व्यक्तियों के हाथों में हो, शासन की तीनों अंगों की शक्तियां दो या अधिक लोगों के हाथों में हो, तो इसको अल्पतंत्र या गुटतंत्र, मतलब कुछ लोग मिलकर शासन चलाते हैं, इसको अल्पतंत्र या गुटतंत्र कहते हैं। ठीक है, और जब बच्चे जनता के हाथ में निहित हो, जहां जनता ही विधायिका, जहां जनता ही कार्यपालिका और जहां जनता ही न्यायपालिका का चुनाव करती है, जहां जनता ही कार्यपालिका, जहां जनता ही न्यायपालिका और जहां जनता ही विधायिका का क्या करती है बच्चे? चुनाव करती है। ठीक है, तो जनता के बीच में से ही विधायिका, जनता के बीच में से ही कार्यपालिका और जनता के बीच में से ही न्यायपालिका आती है। जनता के बीच में से ही न्यायपालिका आती है। जब जनता के बीच में से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है, जनता के बीच में से आती है मेरे प्यारे बच्चे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। जब जनता करती है चुनाव। क्लियर है? हाँ, तानाशाही का संबंध बेटा क्रूर शासन से ही है, बिल्कुल। अब जैसे आपने किंग जॉन उनका सुना होगा कि किंग जॉन ने केवल अपने एक अधिकारी को बच्चे इसलिए तोप से उड़वा दिया कि उसने उसकी बेटी से बात कर ली थी, उसकी बेटी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे। देखिए भ्रष्टाचार के आरोप में बच्चे वो ऐसे ही करता है कि किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार कर दिया, ठीक है, तो उसको गिलोटिन से कटवा देता है, उसको नदी में फेंकवा देता है, ठीक है, उसको तोप के गोले से उड़वा देता है, चौराहे पे गोली मरवा देता है। ये क्या है? निरंकुश तंत्र ही है। एक बार थम्स अप करेंगे सब लोग। ये कौन है भाई? इरा खान। अरे मेरी बहन, हाँ। अब जैसे माही का है सर, न्यायपालिका जनता से कैसे आती है बेटा? देखो, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजे, लेजिस्लेचर में। भाई जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजे, ठीक है। अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होगा, मैंने बताया था आपको, है ना, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होगा वो अपनी सरकार बनाएगी, एग्जीक्यूटिव। ठीक, अब वो जो एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं, वो एग्जीक्यूटिव के सदस्य जुडिशरी के सदस्यों को चुनेंगे। वो एग्जीक्यूटिव के सदस्य जुडिशरी के सदस्यों को चुनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जनता के द्वारा चुना गया कि नहीं? यही कॉन्सेप्ट है, जनता के द्वारा चुना गया कि नहीं? बात समझ में आ रही है? जनता के द्वारा चुना गया कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जनता के द्वारा चुनी जाती है जुडिशरी। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, ठीक है, मैंने आपको, ठीक है, कोई भी वस्तु दी, मैंने आपको कोई भी वस्तु दी, मैंने कहा कि इरा बहन इसको संभाल के रखना, माही बहन इसको संभाल के रखना, इस वस्तु को मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुमने कल को वो किसी और दूसरे शख्स को दे दी, तो कहीं ना कहीं वो मेरी वस्तु तो किसी और दूसरे शख्स के पास पहुंच गई ना। लेकिन स्रोत कौन होगा? देने वाला कौन होगा? मैं। चाहे बेशक आपने दी,
लेकिन जो पहला व्यक्ति जिसने दी है आपको वो मैं हूं। फिर भी आपका कमेंट दिखता है बेटा, बिल्कुल दिखता है। क्लियर है? एक बार प्लीज थम्स अप करो यार, बताओ यार तुम लोग यार। सब कुछ कितना अच्छे से समझा दिया फिर भी कर रहे हो तुम लोग यार। आओ अगला आधार देखते हैं। धर्मतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या लोकतंत्र। ठीक है बच्चे, धर्मतंत्र। देखिए शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर इसको समझना कि शासन की वैधता का स्रोत क्या है। शासन की वैधता का स्रोत समझना कि शासन की वैधता का स्रोत क्या है। अगर ठीक है किसी धार्मिक कानून के आधार पर, जैसे कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, उस धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई जो भी बातें हैं वो संविधान का कार्य करें। मेरी बात समझना, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई जो भी बातें हैं, उस धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई बातें बेटा संविधान का कार्य कर रही हैं, मतलब विधायिका का कार्य कर रही हैं। ठीक है, और उस धर्म का जो प्रधान है वो हेड ऑफ स्टेट है। उस धर्म का प्रधान हेड ऑफ स्टेट है। जैसे वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी का शासन जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो बाइबिल के आधार पर चलाया जाता है। तो बाइबिल में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो कानून है। ठीक है, बाइबिल में जो भी लिखा हुआ है वो कानून है। जो ईसाई धर्म का मुखिया है, जो ईसाई धर्म का सबसे ठीक है बड़ा संत है, पोप या पादरी, ठीक है, वो हेड ऑफ स्टेट है, वो वेटिकन सिटी का राज्याध्यक्ष है। ठीक है, वो कार्यपालिका का प्रमुख है, वो हेड ऑफ स्टेट भी है। और न्यायपालिका भी वही हेड ऑफ स्टेट है, क्योंकि वो धार्मिक कानूनों के आधार पर न्याय करेगा। तो ऐसी शासन व्यवस्था को धर्मतंत्र। जैसे कई राज्य हैं, ठीक है, जैसे ईरान, अफगानिस्तान वगैरह, यहाँ पर ऐसा ही है कि जो कुरान या शरीयत में लिखा है, ठीक है, वो उनके लिए कानून है। जो कुरान और शरीयत में लिखा है, ठीक है, जो उस धर्म का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, सबसे बड़ा व्यक्ति है, खलीफा, ठीक है, वो हेड ऑफ स्टेट है, वो धार्मिक प्रधान है। और कुरान में लिखी गई, हदीस में लिखी गई मान्यताओं के आधार पर निर्णय दिया जाता है। कुरान में लिखा है कि आप 4 विवाह कर सकते हैं तो करिए। कुरान में लिखा है कि आप इस तरह से अपने विवाह विच्छेद कर सकते हैं, तो विवाह विच्छेद की प्रक्रिया ये है, आप विवाह विच्छेद करिए। बस समझ में आ रही है? तो जहां 100% बच्चे जो है ना, धार्मिक आधारों पर शासन चलाया जाता है, धर्मतंत्र। राज्यतंत्र मैंने बता दिया, ठीक है ना, कि राजा ही सत्ता का स्रोत है। ठीक है, शासन की सारी शक्तियां राजा में निहित है, शासन की संपूर्ण शक्तियां राजा में निहित है। राजा ही विधायिका है, राजा ही कार्यपालिका है, राजा ही न्यायपालिका है। राजतंत्र। कुलीन तंत्र, जहां उच्च वर्ण या उच्च वर्ग के लोग शासन की सभी शक्तियों को अपने पास धारण कर लेते हैं, इसको अरिस्टोक्रेट बोलते हैं। उच्च वर्ण के लोग, जहां उच्च वर्ण या उच्च वर्ग के लोग, देखिए, शासन की समस्त शक्तियों को, देखिए, अपने आप धारण कर लेते हैं। ठीक है, अपने आप अपने अंदर धारण कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कुलीन वर्ग, उच्च लोग जो उच्च जातियों से आते हैं, वर्ग से आते हैं, वर्ण से आते हैं। आमतौर पर अरिस्टोक्रेसी ये यूरोप में चलती थी। ठीक है, यूरोप में देखिए कुछ ऐसे वर्ग होते थे जिनको समाज में, ठीक है, प्रमुख राजनीतिक स्थान प्राप्त होता था, और केवल उसी वर्ग के लोगों को, ठीक है, राजा या रानी, ठीक है, या फिर उसी वर्ग के लोगों को, देखिए, शासन सत्ता दी जाती थी। शासन की महत्वपूर्ण शक्तियां उसी को, शेष वर्ग के लोगों को नहीं। तो उसको कुलीन तंत्र कहेंगे। और लोकतंत्र तो तुम्हें पता ही है कि जहां जनता की इच्छा के आधार पर कानून बनता हो, जहां जनता की इच्छा के आधार पर कानूनों को लागू कराया जाता हो, जहां जनता के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों के आधार पर न्याय दिया जाता हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बोलेंगे। जहां संविधान शासन के आधार पर चलाया जाता है, संविधानवाद। जहां पर संविधान शासन के आधार पर नहीं चलाया जाता, गैर संविधानवाद। ठीक है, अब मैं आपको ये जरूर समझाऊंगा कि संविधानवाद और गैर संविधानवाद क्या होता है। जहां पे मुझे लगेगा वहां पे मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो शासन के संविधान सम्मत होने के आधार पर, शासन के संविधान सम्मत होने के आधार पर, शासन के संविधान सम्मत होने के आधार पर, शासन के संविधान सम्मत होने के आधार पर संविधानवाद, गैर संविधानवाद। ठीक है बच्चे, देखो समझना। अब ये संविधानवाद भी 2 तरह का है। विश्व में 2 तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित और अविकसित। लिखित एवं अविकसित। अविकसित
और दूसरे बच्चे होते हैं अलिखित एवं विकसित। अलिखित एवं विकसित। विकसित, ठीक है। बस इसको समझ लो। देखो, गैर संविधानवाद का मतलब है कि शासन कानून के आधार पर, सॉरी, शासन संविधान के आधार पर चल ही नहीं रहा। सबसे पहले आप संविधान समझ लो, मैं आगे संविधान सभा बताऊंगा आपको, तुम बताऊंगा संविधान, समधन विधान, ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो। ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो संविधान कहलाता है। ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो। समान हो, संविधान कहलाता है ना बच्चे। ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। उसको आप संविधान कहेंगे। ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो, सभी के लिए समान हो, संविधान कहेंगे। ठीक है। अब संविधान बच्चे दो प्रकार का, लिखित और अविकसित। मतलब लिखित है जैसे यूएस का लिखित है, अविकसित मतलब संविधान संशोधन होता रहता है। संविधान संशोधन होता रहता है, नए नए प्रावधान जोड़े जाते हैं। भारत का, हमारे देखिए प्यारे भारत का ऐसा ही है, लिखित है, लिखा हुआ है। संविधान नामक एक बृहत कानूनी दस्तावेज है। संविधान नामक एक बृहत कानूनी दस्तावेज है जिसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, प्रस्तावना है, और उसमें संशोधन भी समय के साथ साथ होता रहता है। तो लिखित एवं अविकसित है। अविकसित क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन होता रहता है और लगातार उसका विकास होता रहता है संविधान संशोधन के माध्यम से, तो अविकसित है, लेकिन रिटन है, लिखित है। दूसरा है अलिखित एवं विकसित। और ये जो अलिखित एवं विकसित है ये कहाँ का? यूके का। यूके में क्या होती है बच्चे? जो प्रथाएं होती हैं, जो रूढ़ियां होती हैं, प्रथाएं, रूढ़ियां, ठीक है, परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं, वह लगातार बच्चे रिफाइंड होती चली जाती हैं, वह परिपक्व होती हुई चली जाती हैं, और वह परिपक्व होकर संविधान का रूप ले लेती हैं। संविधान का रूप ले लेती हैं। ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि संविधान नाम का कोई दस्तावेज नहीं है। यहां पर कोई अलग दस्तावेज नहीं है जहां पर कानून लिखा गया हो। यहां कोई अलग, ठीक है, यहां पर कोई अलग कानूनी दस्तावेज नहीं है। यहां पर कोई अलग कानूनी दस्तावेज नहीं है जहां पर नियम और कानून लिखे गए हों, लिखे गए हों। बस बेटा, जो लोक परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वही धीरे धीरे समय के साथ विकसित होकर कानून का रूप धारण कर लेती हैं। लोक परंपराएं, रूढ़ियां, परंपराएं, प्रथाएं विकसित होकर कानून का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे यूके में वही समय के साथ धीरे धीरे विकसित होकर कानून का रूप धारण कर लेती हैं। कानून का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है। तो जो बेटा प्रथाएं, रूढ़ियां, परंपराएं हैं, वही धीरे धीरे विकसित होकर कानून का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अलिखित एवं विकसित है। अलिखित एवं विकसित कहाँ का है? यूके का संविधान है। ठीक है। अलिखित एवं विकसित है। अलिखित कैसे है मेरे प्यारे बच्चे? कि यहाँ पर संविधान नाम का कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता जैसे भारत में है, या फिर जैसे यूएस में है कि वहां पर एक, ठीक है, संविधान नाम का एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वहां पर एक लीगल डॉक है। ऐसे इन देशों में वहां पर कोई लीगल डॉक नहीं होता। वहां की जो, ठीक है, परंपराएं, रूढ़ियां हैं, वही धीरे 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 देश काल परिस्थिति समय के साथ बच्चे विकसित होती चली जाती हैं और वह कानून का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे भारत में आप देखेंगे, भारत में ऐसी बहुत सारी परंपराएं, रूढ़ियां हैं, ठीक है, जो एक कानून का हिस्सा बन गई हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी, ठीक है, भारत में लिखित एवं अविकसित है, मैंने एक एग्जाम्पल बोला। और यहाँ पर अलिखित है लेकिन वो विकसित है। गैर संविधानवाद, जहां पर संविधान के शासन है ही नहीं। गैर संविधानवाद स्वाभाविक सी बात है भाई, जहां संविधान का शासन है ही नहीं, जहां संविधान का शासन है ही नहीं, नहीं है, जहां कोई संविधान ही नहीं है,
जहाँ कोई संविधान का शासन नहीं है। जिसके जो मन में आए वो कर रहा है बेटा, जिसके जो मन में आए वह वही कर रहा है। तो यहाँ पे संविधान का शासन नहीं है, यहाँ पे संविधान का शासन नहीं है, गैर संविधान बात करेंगे। ठीक है भाई, आया समझ में सभी को? टाइम हो गया, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं चला टाइम हो गया। अब आप बताओ। देखिए, एक और बार आप सभी लोग इस लेक्चर को रिवाइज करेंगे, और एक और बार जब रिवाइज करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आई, क्लास के क्लास में याद हुआ। लेक्चर कैसा लगा? लगा कि 1.5 घंटे से ऊपर हो गया? आप लगातार 3 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, 3 घंटे। जैसे कि किसी की मूवी को देखने में आप बोर नहीं होते, ठीक है, पता ही नहीं चलता 3 घंटे कब निकल गए, ऐसे ही आपको इन लेक्चर्स के बारे में लगता होगा, पता ही नहीं चलता होगा कब निकल गए, यदि वास्तव में आप पूरे मन से लेक्चर्स देख रहे हैं। लेकिन आपको लेक्चर्स देखते समय ये बीच बीच में ख्याल आता है कि आज मेरे बॉयफ्रेंड का अभी तक कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, अरे यार वो गुस्सा हो गया था, मैंने उससे ऐसा कह दिया था, वैसा कह दिया था। तो स्वाभाविक सी बात है, फिर तुम्हें बड़ा लंबा लगता होगा लेक्चर, है ना? चलिए, तो हम सब लोग आज 8 बजे, 8 बजे वाली क्लास की आदत डालो, जैसे कि मैंने बोला है ना सब लोगों से। टाइम पता ही नहीं चलता सच में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार सभी को, है ना? पढ़ो मन लगा के, है ना भाई?